बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेइंग द डिजिटल फाउंडेशन। कल हमने बहुत ही बेसिक बात की थी जो कि बिज़नेस से मुतालिक थी और एक माइंडसेट से मुतालिक थी। वो माइंडसेट ये था कि हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन पे जाना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि ठीक है, अब हमारा ये माइंडसेट हो गया कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन पे जा रहे हैं। तो अगर हम ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने के लिए अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं तो बुनियादी तौर पर हमें एक डिजिटल फाउंडेशन, हमें एक बुनियाद डालनी है अपने ऑनलाइन बिजनेस की। तो चूंकि ऑनलाइन है तो ये बुनियाद क्या होगी? डिजिटल होगी। तो डिजिटल बुनियाद की अहमियत यह है कि वाई ब्रांडिंग इज फाउंडेशन ऑफ ई कॉमर्स। डिजिटल बुनियाद डल रही है, 10-11 और बातें हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो डिजिटल फाउंडेशन डलनी है वो ब्रांडिंग से डलनी है। चाहे हमें मार्केट प्लेस पे बेचना है, चाहे हमें अपना स्टोर बनाना है, चाहे हमें सोशल कॉमर्स पे बनाना है, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचना है। और लॉन्ग टर्म के लिए है कि हमें क्या बनाना है? अपना अपना ब्रांड बनाना है। तो ब्रांडिंग की बुनियाद क्या है, उसकी एसेंशियल्स क्या है? तो जैसे एक फिजिकल शॉप के लिए लोकेशन क्या होती है? लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है उसकी सेल के लिए। एक दुकान है जो कि मोहल्ले की है, उसकी सेल और उसका जो गल्ला है, उसकी जो इनकम है डेली, वो और एक दुकान है, वही चीज है, वही नीश है, कोई कपड़ा बेच रहा है या जो भी बेच रहा है, उसी चीज को वो अगर मेन बाजार में बेचेगा, चाहे वो बहुत ही स्मॉल टाउन हो, लेकिन उसकी सेल में फर्क होगा या नहीं होगा? उसकी सेल में फर्क होगा। तो जैसे फिजिकल शॉप के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस के लिए या ई कॉमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रांडिंग। ब्रांडिंग इज योर लोकेशन। ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज योर लोकेशन। इन ई कॉमर्स, जब ऑफलाइन से ऑनलाइन जा रहे हैं हम, तो ऑनलाइन बिजनेस में ई कॉमर्स के लिए हमारे जहन में क्या होना चाहिए? ब्रांडिंग। हमारी जैसे फिजिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन बिजनेस के लिए, ऐसे ही ऑनलाइन बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड व्हाट बिल्ड्स बिल्ड्स ट्रस्ट, रिकग्निशन एंड प्राइसिंग पावर। ठीक है, प्राइसिंग पावर में ये है कि कोई मिसाल के तौर पर कोई बहुत ही एनोनिमस सा कोई ऐसा साउंड करता है, लेट्स से आरिफ वाला जूस कॉर्नर। तो आरिफ वाला जूस कॉर्नर के नाम पर मैं 20 रुपए का जूस ही बेच बेच सकता हूँ, 70 रुपए का बेच सकता हूँ, 90 रुपए का बेच सकता हूँ, 100 रुपए का बेच सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अब मैं बन गया ग्रीनो। क्या बन गया मैं? अब मैं ग्रीनो बन गया। तो ब्रांड चूंकि बन गया है तो प्राइसिंग पावर क्या हो गई? वो 100 रुपए का जो आरिफ वाला जूस कॉर्नर था, वो केले का शेक जो 80 रुपए का, 90 रुपए का बेच रहा था, अब वो ग्रीनो में कितने का है सर? रेगुलर 450 रुपए का। बहरहाल, लेकिन ब्रांडिंग, ब्रांडिंग ऐसे नहीं होती। ब्रांडिंग में जैसे कल डिस्कस किया था, रिलेशनशिप होता है, ट्रस्ट होता है, ब्रांड प्रॉमिस होता है, प्रोडक्ट प्रॉमिस होता है, रिव्यूज होते हैं, आपकी सर्विस होती है। इन तमाम चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ब्रांड बनता है। और फिर ब्रांड के अंदर वो ब्रांड वाली बात होनी चाहिए। ब्रांड का एक मुख्तसर तारुफ ये भी है कि हमारे काम से मुतालिक, हमारी सर्विसेज से मुतालिक, हमारे प्रोडक्ट से मुतालिक, हमारा जो बायर है, कस्टमर है, उसके जहन में क्या छाप बैठी है, ये ब्रांडिंग है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ब्रांड मेरे जहन में आ रहे हैं जिनकी नेगेटिव छाप बैठी हुई है। मैं उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा, बहुत सारी इशूज़ की वजह से। लेकिन अगर हम उसको देखें कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जब हम उसको लेने जाते हैं, उस ब्रांड की वजह से हम, उसकी नेगेटिव छाप की वजह से हम उसकी उसकी प्रोडक्ट बाय नहीं करते या उसकी सर्विस बाय नहीं करते। ठीक है। ब्रांड इज योर लोकेशन। और ब्रांड से क्या फायदे होते हैं? 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? ट्रस्ट। कस्टमर ट्रस्ट हमारा बढ़ता है, और कस्टमर ट्रस्ट बढ़ता है, और प्रोडक्ट या सर्विसेज रिकग्निशन मिलती है, और प्राइसिंग पावर बढ़ती है हमारी। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कंसीडर बिफोर लॉन्चिंग योर ऑनलाइन स्टोर। ये वो चेक बॉक्सेस हैं जिनका हमें ख्याल रखना है कि जब हम ऑफलाइन को ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे अपना ऑनलाइन स्टैब्लिश कर रहे हैं या किसी के ऑफलाइन को ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर आप देखें, ये भी एक, आप इसका भी अपना एक ब्रांड बना सकते हैं मुस्तकबिल में, कि आप लोगों को ई कॉमर्स सर्विस दे। ठीक है। यानी उनकी, आप खुद ये एक ब्रांड बन जाए कि जी मैं सर्विस दे रहा हूँ। ये कौन सा मॉडल होगा? ये C2B मॉडल होगा। तो ये C2B मॉडल है। और क्या मॉडल है कि आप जी इतना इस चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर चुके हैं, इतना इसमें इन डेप्थ आपकी नॉलेज हो चुकी है, सॉफ्ट स्किल्स हार्ड स्किल्स आपकी अच्छी खासी इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुकी है, या एडवांस लेवल पे आप अपने आप को ग्रूम कर चुके हैं, रिफाइन कर चुके हैं, कि अब आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं
किस चीज़ में? फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन। ठीक है, ऑन बोर्डिंग के अंदर बहुत आप उनको हेल्प कर सकते हैं, और लोगों को बहुत चाहिए। ये मैंने कल भी कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये टाइम ही नहीं है। किस चीज़ का टाइम नहीं है? कि वो ऑनलाइन की तरफ जाएं। लेकिन ये आज तो हो सकता है, हमेशा नहीं हो सकता। एक ना एक दिन तमाम फिजिकल शॉप्स को ऑनलाइन जाना पड़ेगा, चाहे वहां बिके या ना बिके, लेकिन एक एज एन ऑप्शन, ये ऑप्शन देना पड़ेगा उन्हें। तो ये मौका है कि आप अभी से काम करें अपने ऊपर, और ये भी जहन में रखें कि ठीक है, हम खुद अगर स्टोर नहीं भी बनाएं तो अपनी स्किल्स और यानी इन एक्सपर्टीज को, सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स को इतना ग्रूम करें कि हम किसी को हेल्प कर सकें किस चीज़ के लिए? ऑफलाइन से ऑनलाइन के लिए। ठीक है, तो ये भी एक जबरदस्त मोनेटाइजेशन के लिए अपनी सर्विस को मोनेटाइज कर दें। तो पहला काम क्या है? अब लेट से हम ऑफलाइन को ऑनलाइन कर रहे हैं, तो 11 बुनियादी बातें हैं। नंबर एक, डिसाइडिंग व्हाट टू सेल। तो ऑफलाइन में और ऑनलाइन करना है तो उसको तो पता है कि मैं तो यही बेच रहा हूँ। जो मैं बेच रहा हूँ, मैं प्लास्टिक का कूलर बेच रहा हूँ, मैं प्लास्टिक के खिलौने बेच रहा हूँ। मैं कोई जो भी मैं ऑफलाइन बिजनेस में कर रहा हूँ, उसको ऑनलाइन करने के लिए मुझे ये डिसाइड नहीं करना व्हाट टू सेल, बिकॉज मेरा तो पहले से बिजनेस चल रहा है। लेकिन इफ़ यू आर क्रिएटिंग योर ओन बिजनेस और स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये एक मरहला है, पहला मरहला है कि क्या बेचना है, डिसाइडिंग व्हाट टू सेल। दूसरा क्या? दूसरा चेक क्या है? दूसरा चेक है शॉप नेमिंग एंड ब्रांडिंग, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। यानी ब्रांडिंग, ये दूसरा मरहला है। नाम रखना एक बहुत बड़ा मरहला, इस पे हम बात कर रहे हैं, अभी हम इस पे आगे बात करेंगे। आज का हमारा सारा टॉपिक नेमिंग, लोगो, ब्रांडिंग पर है। तो लेकिन यहाँ पे ये चेक पॉइंट्स डालना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया आज के टॉपिक में। तीसरी चीज हमें ये समझना है कि ऑनलाइन सेल करने के लिए, सेलिंग ऑनलाइन में हार्ड स्किल्स हैं क्या क्या, और सेलिंग ऑनलाइन में कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन कौन से इफेक्टिव हैं, लोकल कौन से हैं, रीजनल कौन से हैं, इंटरनेशनल नेशनल कौन से हैं, या लोकल और नेशनल कोई की कर लेते हैं हम। ठीक है, इंटरनेशनल कौन से हैं? तो हमें इसको देखना पड़ेगा कि सेलिंग और इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, क्योंकि पाकिस्तान में लिमिटेशंस भी हैं। वो सारे ऑप्शंस आपके लिए नहीं खुले हुए, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए नहीं खुले हुए। तो ये भी एक लिमिटेशन है। सेलिंग ऑनलाइन की तरफ आप जाएंगे, तो अब ये मरहला चौथे नंबर पे आएगा। और जो सीक्वेंस है ना, वो सीक्वेंस अपनी जगह पर एक इंपॉर्टेंट, एक एक अहमियत है, कि अगर कोई चीज़ चौथे नंबर पे है तो उसकी अहमियत प्रायोरिटी वाइज चौथे नंबर पर है। तो अगर टेकिंग फोटोज ऑफ आइटम्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल भी बात की थी कि जो लोकल ब्रांड जब ऑफलाइन से ऑनलाइन होते हैं, तो उनका एक सबसे बड़ा मरहला ये होता है कि वो कुछ अरसे के बाद स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और स्ट्रगल करने की जो तारीफ की, वो क्या की? दे आर एक्सपेंडिंग मोर एंड अर्निंग लेस। ठीक है ना? तो जाहिर है इसको आप स्ट्रगलिंग फेस कहेंगे कि भाई पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है, कमाई हो रही नहीं है। तो आमदनी से जब अखराजात ज़्यादा होंगे, तो ये स्ट्रगलिंग फेज है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, या हिकमत अमली गलत है, या आप वहाँ कोई बदतमीज़ी कर रहे हैं। बदतमीज़ी का मतलब ये है कि आप जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रहे हैं। गेटिंग डिस्कवर्ड इन सर्च, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक तो ग्लोबली है कि जो एसईओ हो रही है गूगल के जरिए से, कि आपकी प्रोडक्ट्स या आपकी सर्विसेज या आपका स्टोर, आपका ब्रांड, वो गूगल पे रैंक हो रहा है या नहीं हो रहा। ये पूरी स्किल्स हैं, कम से कम 3 4 5 6 हफ्ते दरकार हैं इसको, इसकी बेसिक स्किल्स को सीखने के लिए। और 3 4 5 महीने की डेडिकेटेड एक्सपर्टीज चाहिए इसको, इस पे काम करने के लिए। ठीक है ना? लेकिन जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ जरूरी है, आपको गूगल का मालूम होना चाहिए, ऐसे ही बाज बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी अपना एक प्रोडक्ट रैंकिंग का क्राइटेरिया है। जैसे दराज पर प्रोडक्ट रैंक होती है, उसका एक क्राइटेरिया है, वो एक अलग स्किल है, इसको सीखने की जरूरत है। ये कौन सा नंबर हो गया? ये पांचवी चीज होगी। छठी चीज क्या है? पैकिंग एंड डिलीवरी। यानी आपकी पैकेजिंग और आपका सप्लाई चेन, आप उसको कैसे डिलीवर कर रहे हैं, और कब डिलीवर कर रहे हैं, और कितने में डिलीवर कर रहे हैं, और कितने दिन में डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है ना? यानी आपका पूरा शिपिंग, वो और रीजनल कैसा है आपका, और कौन कौन से शहरों में आप डिलीवर कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक सेल से है। ठीक है? लेट से आपके पास ऑर्डर आ रहा है मियाँ वाली से, लेकिन आप तो नहीं वहाँ पे डिलीवर कर रहे, तो उस ऑर्डर से क्या फ़ायदा? है ना? क्योंकि जब आप ऑनलाइन जाएंगे, तो ऑनलाइन में ये थोड़ी है कि आपको सिर्फ कराची से ही ऑर्डर आएंगे। अगर आप कराची बेस्ड हैं या आप सिंध बेस्ड हैं, तो वो तो ऑर्डर तो कहीं से भी आ सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा
हमारी सर्विसेज की और जिस प्लेटफॉर्म पे हम जा रहे हैं, इसको हमने कंसीडर किया है या नहीं किया है, हमारा सेलिंग का स्कोप कहाँ तक है, ठीक है, हमारी पैकेजिंग कैसी है और हमारी डिलीवरी कैसी है। सातवीं चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इस वक्त आपको नहीं, जिस भी कैटेगरी को आपने उठाया, तो क्या आप अकेले वो आइटम बेच रहे हैं? तो इतनी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर अगर आपको भी सेल चाहिए, तो प्राइस कंपटीशन होगा या नहीं होगा? प्राइस कंपटीशन होगा ना। तो यहां बहुत ज्यादा एक लफ्ज है फ्रूगल होना, फ्रूगैलिटी की जरूरत है। अपने जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं उसमें कनात बरतिए, कनात कीजिए, अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को बहुत कम रखिए, ताकि आप प्राइस में आप एक अच्छी प्राइस, एक कॉम्पिटिटिव प्राइस अपने कस्टमर को दे सकें, और आपका कस्टमर आपकी अच्छी प्राइस की वजह से आपकी प्रोडक्ट, सिर्फ कोई बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाना या बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं बिकेगी। सिर्फ बहुत अच्छी प्रोडक्ट है वो बिक जाए, नहीं, बहुत अच्छी होना भी ज़रूरी है, सर्विस अच्छी होना भी ज़रूरी है, प्लेटफॉर्म अच्छा होना भी ज़रूरी है, प्रोडक्ट को अच्छा दिखना भी ज़रूरी है, प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी बहुत अच्छी ज़रूरी है, डिलीवरी का स्पैन होना भी ज़रूरी है, और क्या ज़रूरी है? हाँ, प्राइस भी बहुत ज़रूरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्राइसिंग कैसी है और आपने उसके लिए कितना काम किया, ठीक है। आठवीं चीज़ क्या है, अंडरस्टैंडिंग फाइनेंसेस एंड फीसेस। क्योंकि नेशनल लेवल पर चीज़ें बेचने के लिए बहुत सारे, हर प्लेटफॉर्म के उसूल अलग हैं। सीओडी के लिए जब आप जाएंगे, उसके जाके उनके आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे, तो सीओडी के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस अलग हैं। फिर जिस मार्केट प्लेस पे आपको बेच रहे हैं, हो सकता है वहाँ सेल आ रही हो, पैसा वहीं पे जा रहा हो, हो सकता है, ज़ाहिर है कि आपके पास तो डायरेक्ट पैसा नहीं आएगा ना। तो जब आपके पास पैसा नहीं आएगा, पेमेंट गेटवे तो फलाना मार्केट प्लेस का है, आप दराज पे बेच रहे हैं, तो लोग आपके अकाउंट में थोड़ी पैसा देंगे, वो तो दराज को पैसा देंगे। तो दराज वो पैसा लेगा, आपको कब देगा, ऐसा तो नहीं है कि आपका कैश फ्लो, तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सीखने की चीज़ है, यानी इस पूरे प्रोसेस को समझे बगैर, और जाहिर है कि ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हो सकता है कि आप किसी को हेल्प कर रहे हो ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि अगर आप किसी मार्केट प्लेस पे जाएं, तो मार्केट प्लेस पे अपना स्टोर बनाने का वो अपना कोई कमीशन नहीं लेंगे, आप वो प्रोडक्ट वाइज लेंगे, सेल वाइज लेंगे, उनकी क्या कमीशन है, ट्रांजैक्शन वाइज लेंगे। मूविंग एग्जिस्टिंग लिस्ट लिस्टिंग टू किसी भी प्लेटफॉर्म में, प्रोडक्ट लिस्टिंग एक प्लेटफॉर्म में एटसी पे कर रहे हैं तो कैसे लिस्टिंग हो रही है, दराज पे प्रोडक्ट लिस्टिंग जनरल होती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। प्रोडक्ट लिस्टिंग एक भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना आ जाए, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरफेस का, यूआई का फर्क हो, लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होता। से अगर आप जो है वो हॉटमेल का ईमेल अकाउंट इस्तेमाल कर, अब हॉटमेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हॉटमेल के इंटरफेस में हॉटमेल की ब्रांडिंग होगी, लेकिन यूजर आईडी, पासवर्ड, लॉगिन, फॉरगेट पासवर्ड, ये सारी चीजें सेम होंगी। और अगर जीमेल का कर रहे हैं तो भी सेम होगा, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, ये आपको पता है कि हाँ जी। ऐसे ही प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है, एक प्रोडक्ट लिस्ट करना अगर हमें आ गया, तो शॉपिफाई पे भी वैसे ही प्रोडक्ट लिस्ट होगी, वो कॉमर्स के जरिए भी वैसे ही होगी, एडसे पे भी वैसे ही होगी, ओएलएक्स पे भी वैसे ही होगी, और ईबे पे भी वैसे ही होगी, अलीबाबा पे भी वैसी ही होगी, अली एक्सप्रेस पे भी वैसी ही होगी, अमेजोन पे भी वैसी ही होगी। थोड़ा बहुत यूआई का फर्क होगा, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है कि हम प्रोडक्ट लिस्टिंग, मार्केटिंग टू न्यू ऑडियंसेस में अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग का तरीका क्या होगा हमारा, और हम कैसे अपनी टारगेट ऑडियंस को रीच करेंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये प्लेटफॉर्म वाइज, हर प्लेटफॉर्म का अपना एक तरीका कार है। दराज पर आपको मार्केटिंग के टूल्स अलग मिलेंगे, और उसके वो पैसे अलग लेंगे आपसे, अमेजोन पे अलग लेंगे, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट को रैंक कराने के लिए, आपके स्टोर को रैंक कराने के लिए। हर प्लेटफॉर्म का मार्केट क्राइटेरिया और तरीकेकार अलग अलग होगा। और अगर आप कहाँ जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, इफ़ यू आर गोइंग टू यानी सेलिंग इंटरनेशनली, तो फिर आपको और बहुत सारे प्रोसेसेस समझने होंगे। क्योंकि नेशनल लेवल पर, पाकिस्तान के लेवल पर आपको चीज़ें समझना संभालना आसान है, और इंटरनेशनली ज़रा सा मुश्किल है। ज़रा सा नहीं है, शायद काफ़ी मुश्किल है, लेकिन कॉम्पिटेंसी लेवल आपको ज़्यादा चाहिए। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट प्लेस, दराज क्या है, दराज दराज मार्केट प्लेस है। मॉडल कौन सा है? बी टू सी मॉडल है। तो
जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, तो ये हमें डिसाइड करना है कि हम B2B में हैं या B2C में हैं। तो B2B के लिए एज एन इंडिविजुअल इतना आसान नहीं है अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस पहले से B2B मॉडल पे नहीं है। तो B2C में उम्मीद तौर पर आप B2C मॉडल पे ही काम करेंगे। तो दराज को हम देखते हैं कि दराज का एक की इंसाइट लेते हैं। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 10 मिलियन प्रोडक्ट्स। हमारे पास कितनी है? तो आप ये ख्वाब ना देखें कि दो चार पांच प्रोडक्ट्स में SKUs कहते हैं ना, तो SKUs में 10 12 14 SKUs के अंदर आप कोई बहुत बड़ा कारनामा कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा। 40 50 प्रोडक्ट्स के अंदर एम पब्लिशर्स में हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कितने SKUs हैं? 103 है। तो दराज की जो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट है वो कितनी है? 10। एंड ब्रांड पार्टनरशिप्स कितने लोगों के साथ है? 1800 ब्रांड्स हैं, सेलर्स नहीं है। कितने? 1800 ब्रांड्स हैं। सेलर्स इससे ज्यादा ही होंगे। तो 1800 ब्रांड्स हैं। तो लोकली आपको पता है इतने बड़े मार्केट प्लेस प्लेस को अगर आपने अपना स्टोर बनाया है और आप दराज पर नहीं है, तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। हिकमत अमली का तकाजा क्या है? अपना स्टोर आपने बना लिया, ठीक है, आपने बना लिया, लेकिन साथ साथ क्या होना चाहिए? दराज पे आप होने चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज क्या है? डिलीवरी कवरेज कितनी है? तो हम दे सकते हैं अपने स्टोर से 200 शहरों में हम डिलीवरी दे सकते हैं? नहीं दे सकते भाई। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, सक्खर, फैसलाबाद, ये जो बड़े बड़े शहर हैं इनमें आप दे सकते हैं। और बलूचिस्तान के बड़े बड़े, कोयटा के अंदर और जो और बड़े शहर हैं उनको आप दे सकते हैं। लेकिन सारे 200 शहरों में आप डिलीवरी नहीं दे सकते। तो दराज का एक एडवांटेज क्या है? यानी ये वो कंपैरिजन है कि आपको क्यों एक लोकल रीजनल मार्केट प्लेस पर लिस्टिंग करनी है, क्यों आप वहां पर भी होने चाहिए। ठीक है। तो पैकेजिंग ऑपरेशंस कौन देखता है? वो भी दराज देखता है। ठीक है। तो जो छोटे सेलर्स होते हैं, वो उन्होंने अभी भी सेल करना शुरू किया है, तो उसकी जो ब्रांडिंग पैकेजिंग है वो सारा दराज के ही थैले में चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है। और एस्टिमेटेड रेवेन्यू 2025 तक कितना है? हाँ, पैसे नहीं है, रुपीज़ नहीं है, कितना है? बहुत है ना। तो 2023 का रेवेन्यू इनका, 2024 का रेवेन्यू इनका है 140 या 160 मिलियन डॉलर्स का। और एस्टिमेटेड रेवेन्यू फॉर 2025 कितना है इनका? 750 मिलियन डॉलर्स का। ये कहाँ बेच रहे हैं? पाकिस्तान में बेच रहे हैं। ये सिर्फ एक ही ऑप्शन लिया है, इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं। मैं अमेजोन, और वो तो बिलियन डॉलर्स की बात है ना, हम तो अभी मिलियन डॉलर्स की बात कर रहे हैं, और हम सिर्फ अपने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और आपको पाकिस्तान में, आपको पता है कि पाकिस्तान में 5G नेटवर्क नहीं है। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अभी ग्लोबल यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं है। डिजिटली पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ खरीदते वक्त एक अपनी एंजाइटी मौजूद है। कस्टमर को वो नहीं होता जब तक वो बाजार जाकर 1 घंटा 2 घंटा थक ना जाए, 4 घंटा थक ना जाए, वो मज़ा ही नहीं आता उनको। इन तमाम चीज़ों के बावजूद कितना रेवेन्यू है? ये एस्टिमेटेड है, लेकिन 200 150 मिलियन डॉलर का बिजनेस हो रहा है हर साल। ठीक है। तो छोटी मार्केट तो नहीं है ना। तो आपको कितने पैसे चाहिए? आपको कितने की सेल चाहिए? तो आप 2 3 4 मिलियन की सेल कर सकते हैं आराम से। अगर आपका लेट से, आप जिस जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और जो भी आप, मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे, लेकिन अगर आपके पास तमाम खर्चों के बाद शुरू के अंदर 10% भी आप बचा लेते हैं, ठीक है, मैं बहुत कम बता रहा हूँ लेकिन चलिए 10% आप बचा लेते हैं, और 2 मिलियन की आप साल में सेल कर लेते हैं शुरू में, तो क्या बुरा है इसमें? क्या बुराई है? अपना कारोबार शुरू हो गया आपका, और आप 2 मिलियन की सेल कर रहे हैं, और 10% बचा रहे हैं, तो ठीक है, करिए आप। और जब आप इतना करने लग जाएंगे तो आप इसमें इजाफा भी कर सकते हैं। ठीक है। हम दराज पे जाते हैं, और हमारे सामने ये है कि दराज का स्टोर हमारे सामने जैसे ही आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक इंगेजमेंट है कस्टमर की एक इस प्लेटफॉर्म के साथ। राइट। ये बिल्कुल वही इंगेजमेंट है कि जैसे आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं, तो आप जब मोहल्ले की दुकान पे जाते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए? मुझे दाल चाहिए, चावल चाहिए, तेल चाहिए, आटा चाहिए, साबुन चाहिए, मुझे 10 चीज़ें चाहिए। तो आप 10 चीज़ें जाते हैं, लेके आ जाते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल स्टोर में भी यही होता है आपके साथ। आपके साथ शायद यही होता हो, लेकिन जो लोग आपके साथ जाते हैं वहां पर, वो आपके साथ वो वैसा करते नहीं है।
ठीक है, उनको 10 चीजें और नजर आती है, वो कहते हैं अच्छा ये तो हम भूल गए थे। ठीक है, वो तो ये तो रह गया था। तो 10-12 चीजें जो आप लेने गए होते हैं, वो आप 10-12 चीजें जब ये शर्त लगा के चले जाएं, अगर आप 10-12 चीजें लेने गए थे और 10-12 चीजें लेकर आए हैं, तो ये मार्केट की जो एंगेजमेंट है, स्टोर की जो एंगेजमेंट है, इसकी अपना एक टेम्परेचर है, स्टोर का अपना एक टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर क्या है कि वो वही वाली बात है, कल वाली बात है कि हमारी दुकान पे मोहल्ले की दुकान थी तो वो तो 5 लोग आ रहे थे, लेकिन मार्केट में जब हमने दुकान खोली तो हमारे पास से जो दुकान के सामने से गुजर रहे हैं वही 500 लोग हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से फायदा यही है। लेकिन सवाल ये हो सकता है कि मैंने ऊपर से नीचे तक कर लिया, लेकिन मुझे मेरी प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही, तो ये फिर वही वाली बात है, 5वें नंबर वाली बात, कि मुझे क्या सीखना है, एसईओ सीखना है। मुझे ये देखना है कि प्रोडक्ट रैंक कैसे होती है, वो कौन सी मैट्रिक्स है, वो कौन सी साइंस है, किस तरीके से मैं अपनी प्रोडक्ट पे क्या क्या अप्लाई करूं जिसके जरिए से मेरी प्रोडक्ट भी यहाँ पर पहले पेज पे नजर आए, दूसरे पेज पे नजर आए, एक कीवर्ड कोई सर्च करे तो मेरी प्रोडक्ट रैंक हो टॉप पर, ये मुझे सीखना पड़ेगा। ठीक है। कन्वर्टिंग अ फिजिकल शॉप टू अ ब्रांड। ब्रांड क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रांड इज योर लोकेशन। वाई ब्रांड इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑनलाइन बिजनेस? बिकॉज बिकॉज फॉर ऑनलाइन बिजनेस, ब्रांड इज योर लोकेशन, राइट? कोई दराज को छोड़कर मेरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा तो वो जा सकता है अगर मैंने क्या बना लिया हो, ब्रांड बना लिया हो। जैसे लोग कहाँ जाएंगे? निषाद के स्टोर पे जाएंगे, जुनेद जमशेद के, जे डॉट के स्टोर पे जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अभी हम उसको देखते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि कन्वर्टिंग अ फिजिकल शॉप टू अ ब्रांड में आपके ब्रांड की तरफ लोगों की तवज्जो कैसे आएगी और ब्रांड बनेगा कैसे? सिंपली सेलिंग प्रोडक्ट के बजाय क्या करना पड़ेगा हमें? हमें लोगों को कहानी सुनानी पड़ेगी। क्या सुनानी पड़ेगी? हमें लोगों को कहानी सुनानी पड़ेगी। ये नहीं है कि भाई ये मैं ये बेच रहा हूँ भाई, अभी ये नहीं है, इतना इतना कंपटीशन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो ऑडियंस को ग्रैब करना है, ये उसका उसका एक पहला फॉर्मूला है। वो क्या है? कि हमें लोगों को क्या सुनानी पड़ेगी? कहानी सुनानी पड़ेगी। तो मैं कहानी किसकी सुनाऊं? अली बाबा 40 चोर की? तो ये कौन सी कहानी सुनाने की बात हो रही है? प्रोडक्ट से मुतालिक कहानी सुनानी है। ठीक है। तो कोई एग्जाम्पल जहन में आ रही है? ठीक है। तो अब इसको हम, मैंने 3 4 5 एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, कंपाइल किया है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। इस अभी पहला वाला पॉइंट है हमारा, पहला पॉइंट क्या है हमारा? टेलिंग स्टोरीज। शिफ्ट माइंडसेट, शिफ्ट करना है किस चीज से? सिंपली सेलिंग प्रोडक्ट के बजाय क्या करना है? स्टोरी टेलिंग। तो ये केक डिलाइट्स बाय अंबर, ये एक इंडिविजुअल सेलर है जो केक बना रही है। कैश रोल को कवर किया और ये है जी केक की फाइनल लुक। और अब आप उस वीडियो को एंजॉय करना जिस वीडियो की मैं आपको बात बता रही थी। ये यूएस से एक खाला ने अपने भांजे को मनी पुल अप केक गिफ्ट किया था। और अब ये देखें मनी रोल सारा वो पुल करेगा और आपने कैश काउंट करके बताना है कि कितना उसको गिफ्ट मिला है। और जितना एक्साइटेड बर्थडे बॉय है ना, उतने ही एक्साइटेड उसके क्यूट से नाना। ये क्या बेच रही है? अभी तक इसने बताया कि मैंने केक में क्या डाला? कुछ भी नहीं बताया। क्या क्या बेच रही है ये? अच्छा, हम लोग सब मजे से देख रहे हैं, ऑडियंस एंगेजमेंट है। ठीक है। ये ऐसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो कहानियां सुना रहे हैं। ये मुझे फुटबॉल का पैटर्न बनाना हमेशा से बहुत ही मुश्किल लगा था, लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी तो जिसने मेरी जिंदगी आसान कर दी। तो ये मैंने एक स्टाइरोफोम का बॉल लिया, फॉन्डेंट के छोटे छोटे बॉल बना लिए ब्लैक एंड व्हाइट, और उसको फुटबॉल के पैटर्न में मैंने स्टाइरोफोम के बॉल के ऊपर अरेंज कर लिया और रोल करके, तो ये देखें जी कितना क्यूट सा फुटबॉल बन गया। और ये मेरे पास एक हैप्पी बर्थडे का कटर था जिसको मैंने कभी भी बहुत कम यूज किया था, क्योंकि मुझे ना बड़ा ही मुश्किल लगता है इसमें से फॉन्डेंट को बाहर निकालना, लेकिन जब ये केक के ऊपर लगता है तो बहुत ही प्यारी लुक देता है। तो बस इस केक को मैंने ऊपर फाइनल कोट किया, और इस केक में इतने ज्यादा टफ टॉपर्स नहीं थे, ज्यादातर इसमें पेपर कटआउट्स लगे हुए थे, तो फिर मुझे था कि जल्दी से ये तो केक बन जाएगा। तो मैंने ग्रास बनाया ऊपर, और फिर मैंने ये फॉन्डेंट का टॉपर रखा और सारे पेपर कटआउट्स लगाए। और ये जब ये मैं अभी दिखा रही हूँ, ये पानी के स्प्लैशेस जो मैं बनाती हूँ। तो अ, ये फर्क समझ में आ गया सेलिंग प्रोडक्ट्स और टेलिंग अ स्टोरी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी, जिस भी लाइन की, जो भी नीश है आपकी, आपके बिजनेस की, उस नीश की कहानी आप देखें कि लोग उस नीश की कहानियां, प्रोडक्ट कैसे बेच रहे हैं वो तो कोई भी बेच सकता है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ा मसला नहीं है। उसकी लोग कहानियां कैसे सुना रहे हैं, और कहानी सुनाने के लिए लिमिटेड रिसोर्स के अंदर आप कहीं से शुरू करें।
और कहीं से कहाँ से शुरू करें, कोई बहुत ज़्यादा। वैसे चाहें तो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि इसको, इस वीडियो को जो इन्होंने बनाई है उसको और बहुत अच्छे तरीके से आप इन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, एक सिंपल 4-5 हज़ार रुपए के माइक के साथ और अपने मोबाइल के साथ आप, और 1-2-4 हज़ार रुपए के अच्छे स्टैंड के साथ आप बना सकते थे। अगर ये आप अपने 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 प्रोडक्ट के लिए ले लेते, आप बहुत कुछ कर सकते थे, ठीक है। लेकिन प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए ये ये स्टैंड चाहिए, और स्टैंड के ऊपर जिस पे ये हमारा कैमरा लगा हुआ है, सिंपल ये स्टैंड चाहिए। एक ये माइक ना हो आपके पास, चले कंडेंस माइक है, ये ना भी हो आपके पास, एक सिंपल चाइना के आजकल जैरी के और बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांड्स के माइक आ रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही 5,000-6,000 रुपए के माइक मिल जाते हैं, जो कि जिसकी बहुत अच्छी ऑडियो क्वालिटी होती है। तो 2-3 चीज़ों के साथ आप अपनी, जब हम प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको उसमें इंशाल्लाह दिखा दूंगा। कस्टमर कम्युनिकेशन, मिशन वैल्यूज एंड कस्टमर सेंटरिंग मैसेजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, जो कि कौन कर रहा है, जे डॉट कर रहा है, ठीक है। इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। अबाउट अस के लिंक पे जाएं, यहाँ पे देखें तो इन्होंने भी क्या सुनाई है, कहानी सुनाई है। Welcome to a world of infinite possibilities. तो वैल्यू मिशन कहाँ से शुरू किया था आपने, अपनी जर्नी दिखाना, लोगों को ये बताना कि भाई आप कोई 2002 में आपने ब्रांड बनाया था और बहुत ही लोकली आपने की, आपकी अप्रोच थी। कहाँ से आपने 2002 से शुरू किया, 2025 में, इन 23 सालों में दुनिया के कितने 108 ममालिक में आप, या कितने ममालिक में आप पहुंच गए, और कितने सारे आपने सैकड़ों किस्म के स्टोर्स बना लिए, और लोगों, लाखों लोगों को आपने ये एक्सपीरियंस दिया, और उस एक्सपीरियंस को आप 2-3 मिनट के अंदर दिखा रहे हैं। तो ये एक यानी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये बहुत बड़ी बात हो गई हमारे इस कोर्स के लेवल से, एक बहुत ही आगे की चीज़ है। लेकिन बहरहाल एक एक्सपोजर ज़रूर होना चाहिए कि यानी हमारे सामने एक बिजनेस का एक्सट्रीम एक्सपोजर भी होना चाहिए, कि अगर आप इस चीज़ पर मेहनत करें तो वो मेहनत ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है। इसमें जाहिर है कि इसमें आप देखें, कोई अगर ये डिज़ाइनर डिज़ाइन कर रहे हैं, तो क्या जो इसके ओनर हैं बैठ के वो भी यही कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता। चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, टैलेंट आपके साथ जुड़ता है, और उन लोगों ने इन सब की मेहनत से, कलेक्टिव एफर्ट से, और लेकिन आपके पास जो 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 बिजनेस ओनर होता है, विजन और मिशन उसके पास होता है, और वो उस विजन को कम्युनिकेट करता है, और एक उस विजन को अचीव करने के लिए एक टीम बिल्ड करता है, ठीक है। जिसकी जब आप एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल जे डॉट है, ठीक है। तो इसको आप देखिएगा, मैं यहाँ पर कोर ब्रांड एलिमेंट्स 4 हैं, ठीक है। बुनियादी तौर पर जब हम ब्रांड नेम की बात करेंगे, तो ब्रांड नेम के अंदर, ब्रांड नेम ये कोर एलिमेंट है ब्रांडिंग का। आपका नाम कैसा है? क्या आपका नाम इजी टू रिमेंबर है? क्या आपका नाम इजी टू प्रोनाउंस है? क्या आपके ब्रांड का नाम इजी टू स्पेल है? मिसाल के तौर पर, आपकी प्रोडक्ट है, वो बच्चों के लिए है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। आपकी प्रोडक्ट है, वो 8 साल 10 साल के बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट का नाम नहीं याद कर सकते वो। ये कैसा ब्रांड नेम है आपका? जिनके लिए प्रोडक्ट है, जिनकी, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, वो टारगेट ऑडियंस ही आपका नाम नहीं याद कर सकते। और अगर लेट से आपकी प्रोडक्ट इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन इंटरनेशनल लैंग्वेज में अरेबिक भी एक लैंग्वेज है, जर्मन भी एक लैंग्वेज है, चाइनीज भी एक लैंग्वेज, चाइनीज चलें फिर इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं काउंट होती, लेकिन अरेबिक होती है। 33 मुल्कों की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। दुनिया में 278 मिलियन लोग बोलते हैं जो नेटिव स्पीकर्स हैं, इससे ज्यादा ही होंगे। 565 मिलियन लोग दुनिया में नेटिव स्पीकर्स हैं अंग्रेजी के। मेरा जो ब्रांड है, वो दुनिया में तमाम एथनिक बैकग्राउंड के लोग वो नाम ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? हम लोग उर्दू स्पीकिंग है, तो उर्दू स्पीकिंग में हम नेस्ले का नाम ले सकते हैं, कोक का नाम ले सकते हैं। इतने हमें नाम याद करवा दिया। चल ले सकता है या नहीं ले सकता? दराज को ही देख लें, दराज कोई बहुत मुश्किल नाम है, इजी टू प्रोनाउंस है, इजी टू रिमेंबर है। तो जब आप कोई ब्रांड का नाम रखने जा रहे हैं, तो हम ब्रांड का नाम क्या रखेंगे? मिसलिनियस स्पेलिंग नहीं बंदा,
हो गया फारिग। उसने कहा या तो तुम लिख लो या, लेकिन चल रहा है, प्रोडक्ट अच्छी बनाइए। तो ऐसी बहुत सारी हमें मिसालें मिल जाएंगी जिसमें प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी की है, ब्रांडिंग बहुत ही लो क्वालिटी की है, लेकिन वो बिक रही है, उनके पास सेल बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो, यानी अगर आप ये साबित करने की कोशिश करें कि वो ब्रांड भी बहुत, नाम भी उन्होंने बहुत अच्छा, इजी टू प्रोनाउंस है, और ये सारी उसमें क्वालिटी आ रही है, तो शायद ये आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। लोगो डिजाइनिंग में जब हम लोगो डिजाइन करें, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा भी दूंगा इसकी, जब हम लोगो डिजाइन करें तो हमारा लोगो, हमारे ब्रांड का लोगो ऐसा होना चाहिए कि वो देख के ही समझ में आ जाए कि ये किसका लोगो। अपना लोगो ऐसा सिंपल और स्केलेबल बनाया हुआ है कि अगर ये छोटा होकर जूते के फीते के ऊपर अगर लगा हुआ हो तो भी ये नजर आएगा, और अगर ये बड़ा होके कहीं पर बहुत बड़े डिजिटल बोर्ड पे नजर आ रहा हो तो ये नजर आएगा। ये लोगों के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ये स्केलेबल ग्राफिक्स होती है। आपका लोगो क्या होना चाहिए? स्केलेबल होना चाहिए। ठीक। टैगलाइन का मतलब ये है कि हम अपने बिजनेस के जरिए से लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विसेज के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में एक ऐसा जामे पैगाम दें जो उनको याद रहे। हम लोगों को ये याद कराएं कि नेस्ले ने क्या याद कराया लोगों को? पानी है जिंदगी। टोन ऑफ वॉइस में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि आप अपने ब्रांड की टोन कैसे सेट करते हैं। पिंटरेस्ट पे जाके आप सर्च करें सिंपल टोन ऑफ वॉइस, तो आपको बहुत सारी एग्जांपल्स नजर आ जाएंगी कि कितने किस्म की टोन्स होती हैं जब आप ब्रांडिंग पे काम करते हैं। ठीक है। और ब्रांडिंग के बाद क्या है? पैकेजिंग। क्या पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है? कितनी इंपॉर्टेंट है? बहुत अच्छी घड़ी अगर वो आपको कागज के थैले में डाल के दे, कैसा एक्सपीरियंस होगा आपको? पॉजिटिव एक्सपीरियंस होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक एग्जांपल दिया है, वो है खाड़ी का। ठीक है, इसका एक वीडियो है, ये हम देखते हैं। एरियाज ऐसे हैं आपके बिजनेस के अंदर, जब आप ऑफलाइन से ऑनलाइन जाएंगे, जिसमें आपको पैसे नहीं बचाने हैं। वहां आपको, अगर आपने वहां कनात की तो वो बहुत डैमेज करेगी आपके बिजनेस को। उसमें से एक ये है कि आप ब्रांडिंग के अंदर जहां पैसे खर्च करने हैं ब्रांड बिल्डिंग में, वहां आपको पैसे नहीं बचा। ये भी डिपेंड करता है ना, 500 रुपए की परफ्यूम के लिए मैं टेस्टर तो नहीं दे सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेरे प्रोडक्ट की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि अगर मैं उस प्रोडक्ट का, मेरा अगर परफ्यूम 10,000 रुपए का है, 8,000 रुपए का है, 12,000 रुपए का है, इससे महंगा है, तो मैं टेस्टर दे दूं, चलो भाई ठीक है आप इस्तेमाल करें। लेकिन की फैक्टर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, हम अब प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एक सही फैसला लेना है। वो कौन से फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं। फैक्टर्स का मतलब वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन से अवामिल और अनासिर हैं, वो कौन से उमूर हैं जिनको सामने रहना चाहिए, जिनकी बुनियाद पर हम अपना फैसला बनाएं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारा बजट। हमारे पास बजट ही नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कमाल के आइडियाज़ हैं, उन्होंने अपने आइडियाज़ को एक शेप दिया है, इन्वेस्टमेंट पिच पिच बनाई है, उस आइडिया को पूरा तैयार किया है, और फिर उन लोगों के पास लेके गए हैं जो कि इन्वेस्टर्स हैं। जरूर स्टार्टअप होना चाहिए आपका, आपके स्टार्टअप लेवल पे आप काम शुरू करें, लेकिन आपके पास आइडिया क्या होना चाहिए कि जब आप इसको 2x 3x 10x करेंगे, जब इसको स्केल करेंगे अपने बिजनेस को, तो उसके अंदर स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, कि आपके बिजनेस के अंदर ये स्केलेबिलिटी होनी चाहिए और वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, शुरू कहीं से भी कर रहे हैं तो स्टार्ट स्मॉल ऑन दराज और इंस्टाग्राम, स्केल टू शॉपिफाई वन स्टेबल। शॉपिफाई, अगर आपके पास आईटी की बड़ी टीम नहीं है तो शॉपिफाई एक बेस्ट चीज है आपके लिए। मैं वो कॉमर्स आपको नहीं कहूंगा कि आप वो कॉमर्स पे जाएं, अगर आपके पास आईटी सपोर्ट नहीं है, आपको खुद ही अगर अपने अपनी सारी चीजों को देखना है, शॉपिफाई बेस्ट है। लेकिन शॉपिफाई पर अपने बिजनेस को सस्टेन करने के लिए आपको हर महीने $25 चाहिए। इस $25 से, यानी शॉपिफाई को इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपकी चीज बिक रही है या नहीं बिक रही। वो शॉपिफाई स्टोर की जो एक मिनिमम कॉस्ट है, वो कितनी है? वो $25। लेकिन आपका बिजनेस ग्लोबल हो जाएगा, और आपके एज एज अ स्मॉल बिजनेस आपके पास शॉपिफाई इतने सारे ऑप्शंस देगा जिसको आप अपने बहुत ही लिमिटेड, यानी अगर आपके पास, आप अपना फेसबुक का पेज चलाते हैं, आप व्हाट्सएप बिजनेस पे काम करते हैं, आप इंस्टाग्राम, इतनी आपके पास टेक्निकल नॉलेज है, इतनी नॉलेज से आप शॉपिफाई की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करके आप अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन वो भी उस वक्त करें जब आपने दराज पर बेचना शुरू कर दिया है, आपकी प्रोडक्ट अभी मार्केट प्लेस पर आपने नहीं बेचनी शुरू की, जो कि सस्ता और स्केलेबल ऑप्शन है। आपको कुछ नहीं करना, बस प्रोडक्ट रेडी रखनी है, उनके खुद ही आएंगे, बाकी सारा सिस्टम उनका फ्रेमवर्क काम करेगा। लेकिन वो अभी आप नहीं कर रहे। तो अगर आप वो नहीं कर रहे हो और आप अपने बिजनेस पे जा रहे हैं, तो आप एक बड़ी बड़ी छलांग लगा रहे हैं। तो बड़ी छलांग के लिए बेहतर ये है कि क्या करें, पहले दराज से शुरू। और कंट्रोल ओवर प्राइसिंग, डाटा, कस्टमर रिलेशन विद ओन स्टोर। वही बात है, अपने स्टोर पे उसी वक्त जाएंगे जब आपने ब्रांड बिल्डिंग कर ली है। जैसे मुझे एम पब्लिशर्स का स्टोर बनाने का फायदा है, हम अपना स्टोर बना रहे हैं और हमारा स्टोर ऑलरेडी मौजूद है। तीसरी चीज क्या है?
के ब्रांडिंग, कस्टम वेबसाइट्स अलाउ फुल ब्रांडिंग कंट्रोल, डिजाइन डोमेन पेमेंट सिस्टम्स। शॉपिफाई में भी होता है ये, ठीक है। शॉपिफाई में कस्टमाइजेशन की का फुल कंट्रोल नहीं है। जो उनकी थीम्स हैं वो उनकी थीम्स हैं, ठीक है। जो उनकी एक लिमिटेड स्पेस में रहते हुए जो आप डिजाइन में चेंजिंग कर सकते हैं, हेडर फुटर डिजाइन, मेन टेम्पलेट्स, कुछ पेज, जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं। लेकिन आप ये कहें कि कोई कोई बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का आपने पेज खुद से सोच लिया है कि ये वाला डिजाइन होना चाहिए मेरे मेरे स्टोर का, तो शायद आपको कस्टमाइज डिजाइन की जरूरत पड़े, ठीक है। लेकिन ब्रांडिंग, कलरिंग, लोगो, कस्टमाइजेशन, नाम, ये सारा काम शॉपिफाई पे हो जाता है। मेन आपको अलग से ही लेना पड़ता है शॉपिफाई, और वो 2,000 रुपये का खर्चा है पूरे साल का। तो वो आपने डोमेन बाय कर लिया किसी भी सर्विस से, होस्टिंगर से ले लिया, गोडैडी से ले लिया, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो डोमेन की सर्विसेज दे रहे हैं, वहां से आपने ले लिया। आपने डोमेन ले लिया, डोमेन आपके पास आ जाएगा, वो डोमेन आपके शॉपिफाई स्टोर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। डोमेन कनेक्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 3 क्लिक पर वो डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। शॉपिफाई कंपैरेटिवली, शॉपिफाई के बारे में बस आपको ये ख्याल रखना है, ये याद रखना है कि अगर मुझे अपना स्टोर खुद रन करना है और वो कॉस्ट बचानी है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके ऑपरेशनल कॉस्ट कम नहीं होगी तो प्राइस में मसला होगा ना। तो अगर आपने 30,000 रुपये, 20,000 रुपये किसी डिजाइनर को भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपने एक आदमी रखा हुआ है, इतना सा आपके स्टोर है, 50 प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, 100 प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी प्रोडक्ट नीश क्या होगी या आप क्या सिलेक्ट करेंगे, लेकिन गुल तिजारा जो है ना, या गुल प्लाजा भी, गुल प्लाजा और गुल तिजारा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप टेमो चाइना से लेके आ रहे हैं, यहाँ अब बहुत बड़े बड़े लोग आ चुके हैं जिन्होंने वहाँ की सारी प्रोडक्ट इंपोर्ट कर ली है, ठीक है। ठीक ठाक SKUs हैं, 400-500 प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उनका MOQ है कम से कम 6 प्रोडक्ट, वो आपको एक नहीं देंगे अगर होलसेल लेना है आप। लेकिन फर्क कितना है, फर्क इतना है उसी गुल तिजारा में, अगर एक चीज आपको होलसेल में, मिसाल के तौर पर होलसेल में आपको 320 रुपए की मिल रही है, तो वो रिटेल के अंदर 440 रुपए की मिल रही है, सेम फ्लोर पर, सेम फ्लोर पर, उसी गुल तिजारा के सेम फ्लोर पर। और वो जो 440 की बेच रहा है वो भी सस्ती बेच रहा है। वो चीज आपको यहाँ के किसी हैदरी इधर उधर आपको वो कम से कम 600 रुपए की। ये जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, व्हाट टू सेलिंग वाली जो बात है कि डिसाइडिंग व्हाट टू सेल वाली बात है, और जब आप नीच की तरफ जाते हैं तो फिर आपको अपनी एक लिस्ट बनानी पड़ती है, और वो आपको बनानी है। तो जब आप वो बनाएंगे तो आपको अंदाजा होगा कि अच्छा जी, सोर्सिंग हम कहाँ से करें। ये सारी टॉपिक सारा सोर्सिंग का है कि हम सोर्सिंग कहाँ से करें, कैसे करें, आसानी से करें। तो हमारे लिए कराची मुल्क है पूरा, आप कराची को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। कराची पूरा मुल्क है। तो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं, ये एक मुल्क में रह रहे हैं आप, और इस मुल्क के अंदर बहुत कुछ है बेचने के लिए, बशर्त ये कि आपकी मार्केटिंग, आपकी मार्केट रिसर्च कितनी है, बायर का क्या एटीट्यूड है। बायर का एटीट्यूड ये होता है कि बायर जब भी आता है तो उसके पास टाइम नहीं होता। तो आपने कहा, मिसाल के तौर पर आप किसी जगह जहां पे खड़े हुए, आपने कहा मुझे टिशू के डब्बे चाहिए, कितने चाहिए, 10 चाहिए। उसने कहा यार 4 तो यहीं पड़े, में 6 गोडाउन में है, आप रुके, मैं अभी बच्चे से मंगवाता हूँ। मेरे पास टाइम बहुत है आपके पास, लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता। बराबर वाली दुकान पर यही डब्बा 10 रुपए महंगा मिल रहा था, लेकिन उसके पास 10 के 10 सामने थे, आपने कहा दे दो भाई। आपके पास बजट शायद कम हो, आपके पास पैसा नहीं हो, लेकिन आपके पास क्या टाइम भी नहीं है, टाइम तो है ना। तो मार्केट, लोकल मार्केट में जाना, और सोर्सिंग के लिए मैं आपको अपनी डायरी दिखाऊं, चलते फिरते जहां पे कोई अच्छी चीज नजर आती है, वो लेनी हो या नहीं हो, लेकिन अब वो याद थोड़ी रहेगा कि मुझे, कि मैंने कहाँ देखा था, कुछ भी देखा, तो मैं उससे कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहता हूँ आप विजिटिंग कार्ड दे दें। अभी मेरे पास वो विजिटिंग कार्ड देखने का भी टाइम नहीं है, लेकिन मुझे एक आइडिया हो गया कि ये जब मेरे पास टाइम होगा मैं बैठूंगा, जो सोर्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास रखे। सैस सोल्यूशन का मतलब ये है कि आसान है, आपको हर महीने पैसे देने $25, और आप शॉपिफाई को इस्तेमाल करने लगते हैं। शॉपिफाई पे तकरीबन 1 मिलियन स्टोर्स हैं, तो अगर 1 मिलियन एक्टिव उनके स्टोर्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसके पीछे बहुत बड़ी टीम है। ओवर द टाइम 1 मिलियन एक्टिव स्टोर को लाइव रखना, और उसकी 1 मिलियन स्टोर्स की ट्रेडिंग साइकिल स्केल कितना होगा, उतने इतने बड़े पेमेंट प्रोसेसेस को संभालना और ट्रांजैक्शंस को संभालना, और इसको एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म रखना, ये इसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना आसान नहीं है। लिहाजा आपके लिए शॉपिफाई कितना ऑथेंटिक है यही काफी है कि कितने मिलियन, 1 मिलियन एक्टिव स्टोर्स हैं उस पर, ठीक है। तो यस, इट्स रिलायबल, और
इसके जो एडवांस फीचर्स हैं, जो 40 50 50 60 डॉलर से शुरू होते हैं पर मंथ, वो जो एडवांस फीचर्स हैं उसमें से एक फीचर ये भी है कि अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर भी है और ऑनलाइन भी आप काम कर रहे हैं तो आपको अलग से किसी पॉस की ज़रूरत नहीं है। वो कॉमर्स ओपन सोर्स है, वर्डप्रेस के साथ वो कॉमर्स चल जाता है। सिंपल एक प्लगइन होता है, प्लग एंड प्ले करें और वो कॉमर्स आपको वो सारी फैसिलिटी देने लगता है प्रोडक्ट्स की, जो कि शॉपिफाई में मौजूद है। दराज सेलर सेंटर पे स्टोर बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। आप सिंपल सेलर अकाउंट की ऐप ले लें और अपना एक सेलर अकाउंट बना लें दराज के ऊपर, ठीक है। और अमेजॉन ग्लोबल सेलर अगर आपको इंटरनेशनली जाना है तो ये है कि अ, दो असाइनमेंट है। एक तो ये कि एक्चुअली तीन असाइनमेंट है। अपने ब्रांड का नाम सोचें अभी बैठकर। दूसरा ये कि नीश। और तीसरा असाइनमेंट है कि अपनी नीश से रिलेटेड टॉप 25 25 प्रोडक्ट्स 25 SKUs डिसाइड करें, ठीक है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।